गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोगों ने पेंडिंग किया हुआ था कि इम्पैक्ट क्या होगा प्रेफरेंस डिविडेंड का व्हाइल कंप्यूटिंग लिवरेजेस। तो आप लोग लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग लिवरेजेस। नोटिंग करना, DOL में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। DOL तो क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, इसमें नो चेंज होगा क्योंकि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसमें कोई चेंज नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहां पर फाइनेंशियल लिवरेज का कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल DOL पर इफेक्ट नहीं डालेगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन में EBT। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। अभी नोटिंग कर लो, फिर समझेंगे हम डिटेल में क्या बात है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमने डिस्कस करा था इंटरेस्ट। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। अगली बात आएगी हमारे पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज होता था कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे हम फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर। तो हमारा ये ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स क्यों कर रहे हैं। देखो, अगर मान लो मेरे पास मुझे 65,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो मेरे पास टैक्स रेट अगर 35% है तो मेरे पास 1 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए। तो 65 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.35, 1 लाख आएगा, जिसमें से 35,000 सरकार के पास जाएगा और बाकी 65,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो आप लोग इसकी नोटिंग करो, फिर हम एक क्वेश्चन के बेसिस पर इस बात को समझेंगे कि क्या बात होती है इसके अंदर। आप लोग इसे जल्दी से नोटिंग करें, जल्दी नोटिंग करें। हो गया होगा नोटिंग? समझते हैं अब इसके अंदर हमारे पास क्या है। ये क्या सिचुएशन है, कैसे बन रहा है, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे।
देखो भाई, हम लोग डिस्कशन करेंगे। मान लो हमारे पास सेल है मेरे पास 20 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मान लो 10 लाख की। कंट्रीब्यूशन कितना आया बताओ जी, कंट्रीब्यूशन कितना आया? 10 लाख का कंट्रीब्यूशन 10 लाख का है। फिक्स कॉस्ट 4 लाख। ईबीआईटी मेरे पास कितनी आ गई? ईबीआईटी मेरे पास आ गई 6 लाख। टैक्स मान लो 50% है तो 3 लाख का टैक्स चला गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 3 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दिया यहां से, मान लो 3 लाख ही है। तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0। ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग कॉस्ट की रिकवरी कर रहे हैं। हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी हम लोगों को। अच्छा, इसमें से एक चीज मिस हो गई हमारी, एक चीज मिस हो गई। ईबीआईटी 6 लाख, इसमें से इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया। मान लो इंटरेस्ट है 1 लाख। ईबीटी कितनी आ गई? 5 लाख। टैक्स रेट ले लिया मैंने 50%, 2.5 लाख। अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई 2.5 लाख। मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमें 2.5 लाख का ही देना था, तो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो गई? 0। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या आ गई? 0 आ गई। तो देखो हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई, टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड के पैसे दे दिए। तो देखो मेरी बात सुनना, इंटरेस्ट के पैसे पहले डिडक्ट हो गए, बाद में टैक्स लगा। यानी कि इंटरेस्ट टैक्स सेविंग कराता है और इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है क्योंकि वो टैक्स लगने से पहले रिड्यूस हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, उसके लिए हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड देगा। उसके लिए हम लोगों को एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हो सेक्शन 115 हो, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो टैक्स भी किसको देना पड़ रहा है? कंपनी को। तो इसमें दोनों ही टैक्स आ गए, इनकम टैक्स भी आ गया या कोई प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे टैक्स है वो भी आ गया। तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो ये सिचुएशन बनेगी तो हम लोग यहां देखेंगे। तो देखो हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज अगर निकालना होगा तो हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, ईबीआईटी 6 लाख है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डीएफएल, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। ईबीआईटी कितनी है? 6 लाख है। ईबीटी कितनी है? 5 लाख है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है? 2.5 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है? 2.5 लाख। 1 माइनस टैक्स 50% ही है। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या बारी आई? फिर हम लोगों ने देखा कि डीसीएल कैसे निकलेगा। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ अकाउंट में 1 माइनस टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना हमारे पास? 10 लाख का, 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है। ईबीटी कितना हमारा? ईबीटी 5 लाख है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? प्रेफरेंस डिविडेंड 2.5 लाख है। टैक्स रेट है 1 कितना। तो हम लोग यहाँ पर अगर निकालेंगे ये 5 लाख आएगा तो ये इन्फिनिटी हो गया और ये भी इन्फिनिटी आएगा। ठीक, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो जो भी आप इसकी नोटिंग करें ये इन्फिनिटी आएगा, सॉरी 0 इन्फिनिटी आएगा। कॉपी करें फिर आगे चलो। देखो भाई हमारे पास आप देखें
हम लोग देखें 6 लाख 10 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख 1.666 आ गया, 1.67 टाइम्स। बाकी हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज इंफिनिटी होगी और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इंफिनिटी होगा। मेरी बात सुनना, प्रेफरेंस डिविडेंड 2.5 लाख रुपए का है। 2.5 लाख रुपए देने के लिए मेरे पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। 2.5 लाख रुपए देने के लिए मेरे पास 5 लाख होने चाहिए, क्योंकि 5 लाख में से पहले 2.5 लाख रुपए का 50% से टैक्स जाएगा और बैलेंस जो 2.5 लाख रुपए बचेंगे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। बात समझ आती है? इसीलिए हम लोग लिखते क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेते। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको ज्यादा से क्लियर हो जाएगा। ये तो एक एग्जांपल था, हम लोगों ने डिस्कशन करा, ठीक। तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज में फाइनेंशियल का कोई रोल नहीं है, ये तो यही रहेगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की जब हम बात करेंगे तो वो होता है EBIT अपॉन में EBT और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स, ठीक। यह होता है कंट्रीब्यूशन EBIT अपॉन में EBT, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। अपॉन में 1 माइनस टैक्स क्यों करा? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा देने से पहले हमको डिविडेंड पर टैक्स देना पड़ता है, तो हम लोग EBT निकालते हैं इससे। प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स निकालेंगे तो हम EBT पे पहुंच जाते हैं। और EBT देख लो, यहाँ पर 5 लाख है, तो हम यहाँ पर हमने लिखा 5 लाख 2.5 लाख, 5 लाख माइनस 2.5 लाख अपॉन में 0.50, तो ये 5 लाख आ गई, ठीक। तो ये 5 लाख पर हम पहुंच गए EBT। तो ये हमारी सिचुएशन थी जो हम लोगों ने डिस्कशन की। तो अब हम आगे चलना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे पेज नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 35। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच 20 लाख के, 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख के, टैक्स रेट 35%, डिटरमाइन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वेरीफाई योर आंसर। इंटरेस्ट ऑन डेट 10% ऑफ ₹12। डेट पर हमको 12% का ब्याज देना पड़ रहा है, तो हम लोग इसे हटा देते हैं। जिनको दिक्कत रही है इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन के बेसिस में भी समझ आएगा आपको। हम लोग चल रहे हैं आगे। देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट बताओ कितना, चेक करो। इंटरेस्ट भैया हमारे पास होएगा 12 लाख पे 10%। 12 लाख पे 10% होता है 1,20,000। प्रेफरेंस डिविडेंड है 65,000 अपॉन में 1 माइनस टैक्स 0.35। ये 1 लाख आ गया, यानी कि 2 लाख रुपए आ गए, 2,20,000। हम वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को। वेरीफाई कैसे करेंगे, ये लो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करा हमने बोला EBIT ले लिया हमने। EBIT कितनी है, 2,20,000 है, जिस पर इंटरेस्ट का पैसा कितना देना है, 1 लाख रुपए, 1,20,000। तो हमारे पास कितनी इनकम बची, EBT बची 1 लाख, जिसमें से भारत सरकार को टैक्स जाएगा 35%। 35,000 रुपये भारत सरकार ले गई और अर्निंग आफ्टर टैक्स जो बचा मेरे पास वो 65,000 बचा। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दिया 65,000 का, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया 0। ठीक, अगर हमको यहाँ पर निकालना पड़े तो ये इन्फिनिटी आएगा अगर DCL निकाले तो।
पूछा नहीं, मैं निकाल देता हूँ। DCF डिविजन DFL, DFL निकालना पड़ा तो हमारे पास हम बोलते थे EBIT अपॉन में EBT, रेफरेंस यूनिट अपॉन में 1 माइनस टैक्स। EBIT कितनी है 2,20,000, EBT कितनी है 1 लाख, रेफरेंस यूनिट 65,000 अपॉन में 1 माइनस टैक्स 0.35, तो ये लाख रुपए आ जाएंगे, तो ये इन्फिनिटी बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। पूछा नहीं था, मैंने कंप्यूट कर दिया। जल्दी से सॉल्व कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन 15 पे चलेंगे। क्लियर होगा? 2,20,000 अगर EBIT है तो 1,20,000 ब्याज के चले गए, EBT 1 लाख बचा, 1 लाख में से 35,000 रुपए हमने टैक्स के दे दिए, 65,000 बचे। 65,000 पर 5 लाख पर वो हमको डिविडेंड देना था, कितना था 5 लाख पे 13%, तो हमने दे दिया 5 लाख पे 13%, 65,000, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक, और ये फाइनेंशियल लीवरेज निकाल दिया हमने। इसे जल्दी से आप कॉपी कर ले, फिर क्वेश्चन 15 पे चलेंगे हम। जल्दी से कॉपी करें 15 पे। नोटिंग कर लो जल्दी से, फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो इसी के अंदर ऐड है अगला क्वेश्चन भी। ठीक, आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड ही है। क्वेश्चन 15 कहता है ऐड फर्दर डिटेल्स इन अबव क्वेश्चन। ठीक, अबव एग्जांपल, सेलिंग प्राइस हमको 100 रुपए पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 75, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2,80,000, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो हम करते हैं, ये आपने नोटिंग कर लिया होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 15, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता था ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स, सबके अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमको दे रखी है 2,80,000 रुपए, इंटरेस्ट देखो हमको दे रखा है 10 लाख पे 12%, यानी कि 1,20,000 रुपए। 14 में पढ़ना भी बिल्कुल उससे रिलेटेड है। प्रेफरेंस यूनिट 65,000 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स 0.35। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए हम लोगों ने लिया सेल कितना था हमारा, सेलिंग प्राइस 100 रुपए बोला है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75 है, तो कंट्रीब्यूशन 25 रुपए आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 रुपए ले लिया, तो हम लोगों ने ये निकाला 2,80,000 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए प्लस 1 लाख रुपए, 5 लाख डिवाइड बाय 20,000 यूनिट। क्वेश्चन कहता है कि अगर 20,000 यूनिट बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। हम वेरीफाई कर रहे हैं,
अगर पूछे तो ही वेरीफाई करना है, नहीं तो नहीं। सेल बताओ कितनी यूनिट, 20,000 यूनिट। 20,000 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के हिसाब से, 20 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट बताओ, 20,000 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, 75 के हिसाब से, 15 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन बताना कितना आया, कंट्रीब्यूशन आ गया 5 लाख रुपए। ठीक, इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,80,000 की। 2,80,000 की है तो ईबीआईटी बता दो कितना हो गया, 2,20,000 आ गया। इसमें से इंटरेस्ट रिड्यूस कर दो, इंटरेस्ट कितना था, 1,20,000 का इंटरेस्ट। ईबीटी आ गया, ईबीटी कितना आ गया हमारे पास 1 लाख। भारत सरकार को 35% टैक्स देती है, 35,000 रुपये। और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया हमारे पास, 65,000। और 5 लाख रुपए पे प्रेफरेंस डिविडेंड देना। मैंने बोला ना 14 में आपको इंक्लूड करके पढ़ना है इस क्वेश्चन को। 65,000 और हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हो गया 0। अगर हम लोग यहाँ पर डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज भी निकालते तो हम क्या बोलते, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज हम बोलते कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना था भाई, 5 लाख। ईबीआईटी कितनी है, 1 लाख। और ये कितना था, 65,000। 1 माइनस टैक्स 0.35, इन्फिनिटी आएगा। तो नोटिंग कर लें आप इसकी। फिर हम चैप्टर लिवरेज के लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहले जल्दी से इसे कॉपी कर लें, फिर हम कुछ थ्योरेटिकल बात सीखेंगे थोड़ी।
नोटिंग हो गया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम लिवरेज के अंदर कुछ परसेंटेज वाली बातें सीखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है इसका, वो भी हम सीख रहे हैं। आगे देखो, लिवरेज के मीनिंग तो मैं पहले लिखवा चुका हूं। आज हम थोड़ी सी बातें और करेंगे और उन फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करेंगे, और वो आपको ठीक से समझना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेकर उस बात को डिटेल में समझेंगे, और बस फिर आज अगर ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो अगली क्लास तक ये चैप्टर मेरे को लगता है खत्म हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो वो देख लेंगे हम, बाकी आज कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। लिवरेज का मीनिंग लिखोगे, आपने पहले भी लिखा है लेकिन आज फिर थोड़ा सा चेंज करना है। लिखोगे आप, लिवरेज मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन two or more interrelated variables such as relationship between contribution and EBIT, comma EBT, comma EAT, comma EAE एंड EPS, इन सब में रिलेशनशिप बताता है। लिवरेज का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंटररिलेटेड वेरिएबल्स। वो वेरिएबल क्या हो सकते हैं? वो वेरिएबल सेल्स भी हो सकती है, सॉरी सेल्स भी लिख रहा हूं मैं, सेल्स वेरिएबल सेल्स, कंट्रीब्यूशन, EBIT, EBT, EAT, ठीक, EAT 2 बार लिख दिया मैंने, EAT और EPS, और क्या है? EPS, EAT और EPS। तो इन सब के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको हम लोग लिवरेज का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ लिवरेज की बात करें, टाइप्स ऑफ लिवरेज आप सबको अच्छे से पता है। टाइप्स ऑफ लिवरेज के अंदर हम डिस्कस करते 3 तरीके के थे। एक था ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा था फाइनेंशियल लेवरेज, और तीसरा था हमारा कंबाइंड लेवरेज। इनके मीनिंग नहीं लिखवा रहा मैं, इनके मीनिंग में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ऑपरेटिंग लेवरेज की हेडिंग डाल रहे हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज, हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज को कंप्यूट करते थे, जिसको हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज से डिनोट करते थे। तो हम लोग यहां पर बोलते थे कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, इसका एक और फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, वो हमारे पास है, हम रेड पेन से लिखेंगे। परसेंटेज चेंज इन DOLEAB, परसेंटेज चेंज इन EBIT, ड्यू टू द रीजन ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका मतलब होता है कि मैं अगर सेल में 1% चेंज करूं तो मेरा EBIT कितना गुना चेंज होगा।
उसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फॉर एग्जांपल मान लो DOL हमारा 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का मतलब 3% डिवाइडेड बाय 1%। अगर मैं सेल में 1% चेंज करूंगा तो हमारा ईबीआईटी 3% से चेंज होगा। चेंज मतलब बढ़ना घटना दोनों ही होता है। अगर मेरी सेल 1% से बढ़ेगी, मान लो DOL कितना था 3 टाइम्स, DOL 3 टाइम्स का मतलब क्या? DOL 3 टाइम्स का मतलब है कि अगर मैं सेल में इफ वी चेंज 1% चेंज इन सेल्स इट विल प्रोड्यूस 3% चेंज इन ईबीआईटी। अगर हमारे पास सेल को हम 1% से बढ़ा दे तो ईबीआईटी 3% से बढ़ेगा। सेल को 1% से घटा दे तो हमारा ईबीआईटी भी 3% से घट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से बातें सीख रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे आगे इसके बारे में ऑब्जेक्टिव, आपको नोटिंग करना है। इसका मीनिंग मैं पहले लिखवा चुका था। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, with the help of operating leverage we come to know the percentage change in EBIT due to the reason of percentage change in sales. Due to the reason of percentage change in sales, हम लोगों को ये पता लगता है कि कितना हमारे पास सेल में चेंज करने से ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा। ठीक, तो हमने ये एग्जांपल लिखा, मान लो एग्जांपल लिखते हैं। If DOL is 3 times, it means that 1% change in sale will produce 3% change in EBIT। आप इसे नोटिंग कर लो फटाफट से, फिर हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पे इस बात को समझेंगे और फिर आपको ठीक से क्लियर हो जाएगा। और भी आप इसकी नोटिंग करो कि भैया 1% सेल में चेंज करने से हमारा EBIT कितने % से चेंज होगा। अगर ये 3 टाइम्स है, इसका मतलब ये हुआ 1% सेल में चेंज करने से हमारा EBIT 3 गुना चेंज होगा। आप इसकी नोटिंग करो, फिर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, उसके बेसिस पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसकी नोटिंग कर लो। पहले इसकी नोटिंग कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। आगे फिर फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, इनकी बातें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे हम, जिसमें हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे वर्क करते हैं। क्वेश्चन 17 आप होमवर्क करेंगे। 17 होमवर्क हो गया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें करने का। 17 होमवर्क, 19 हम कर चुके। 17 होमवर्क है, क्वेश्चन 19 हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
ठीक, क्वेश्चन 19 हम कर चुके हैं क्योंकि ये रिपीट है क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने शायद 3 करा था, कौन सा करा था देखता हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 19 सेम, 3 और 19 सेम है। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क करोगे आप, ये बिल्कुल रिपीट है, बिल्कुल कुछ नहीं, DOL DFL बस ये सब निकालो। क्वेश्चन 23 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 23 किससे सिमिलर है? क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 23 और 13 एक ही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 19 एक ही है। तो ये होमवर्क करने, बाकी जो बच गए वो हम देखेंगे। बाकी हमारे पास ये चैप्टर 1 अब खत्म होने वाला है, जल्दी से इसकी नोटिंग कर लो, हो गई होगी। अब हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करते हैं। चलो भाई, फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में लिखेंगे हम। फाइनेंशियल लिवरेज, अगर कोई कॉपी ना कर पाया हो तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लेना। ठीक, आगे देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेज। इसका मीनिंग हम डिस्कस कर चुके थे कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल लिवरेज हम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। इसको हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से डिनोट करते हैं। इसके अंदर हमने सीखा कि हम लोग बोल सकते थे EBIT अपॉन में EBT, लेकिन ये फॉर्मूला यूज होता था कब? when there is no preferential capital, जब प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं होती थी। आज हमने डिस्कस कर लिया इसके अंदर कि अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल है तो EBIT अपॉन में EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। ये कब यूज होगा? जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, जब भी प्रेफरेंशियल कैपिटल होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग परसेंटेज वाली बात करेंगे। और एक और फॉर्मूला आ गया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन EBT और EPS, EBT और EPS ड्यू टू द रीजन ऑफ percentage change in EBIT, percentage change in EBIT। अब ये सीख लेना। देखो भाई, हमारे पास बोलता है कि परसेंटेज चेंज इन EBT, अगर हम लोग EBIT में 1% चेंज करें तो उसका EBT और EPS पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम EBIT 1% से चेंज करें, अगर हम EBIT 1% से चेंज करें तो हमारा EBT कितने % से चेंज होगा या EPS कितने % से चेंज होगा, उसके बारे में डिस्कस करना फाइनेंशियल लिवरेज। EBT मैंने इसलिए डिस्कस करा, अगर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो हम EBT पे बात करेंगे, और प्रेफरेंस डिविडेंड है तो हम EPS पे चले जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दो थी, एक तो इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT, और अगर इंटरेस्ट भी है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो हम लोग इसके बारे में नोटिंग लिखेंगे। अब आ जाओ, इसके बारे में हम नोटिंग लिखते हैं। लिखोगे ऑब्जेक्टिव, with the help of financial leverage, we come to
percentage change in EBT or EPS due to the reason of percentage change in with the help of financial leverage, we come to know the percentage change in EBT or EPS due to the reason of percentage change in sales. 1% change in sales. अगर हम 1% चेंज करें सेल में तो वो कितने परसेंट से चेंज होगा, तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं। अगली बात सुनें लोग, हम कंबाइंड लेवरेज की बात भी डिस्कस करते हैं। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ये जब यूज होता था when no PS प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं थे। और डिस्कस करा हमने आज कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 माइनस टैक्स। ये कब यूज होता था? जब पीएससी है, जब प्रेफरेंशियल कैपिटल है। आज परसेंटेज वाली बात सीख रहे हैं हम। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और ईपीएस divided by percentage change in sales. लिखोगे विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड लेवरेज ऑब्जेक्टिव। अब इन सब पे बेसिस में एक एग्जांपल कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड लेवरेज we come to know the percentage change in EBT, percentage change in EBT or EPS due to the reason of percentage change in sales या 1% चेंज इन सेल्स, जो भी है आप 1% ले लो या परसेंट जो भी है, 1% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। 1% चेंज इन सेल्स। देखो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज बोलता है अगर मैं सेल में 1% चेंज करूं तो ईबीआईटी कितने गुना चेंज होगा, ईबीटी कितने गुना चेंज होगा। ईबीटी क्यों बोला? अगर प्रेफरेंस यूनिट नहीं है तो, अगर है तो ईपीएस की बात करेंगे कि भाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स, अगर मैं 1% सेल में चेंज करूं तो ईपीएस कितने परसेंट से चेंज होगा। ये कंबाइंड लेवरेज बात करता है। आप इसकी नोटिंग करो, फिर मैं एक एग्जांपल बनाकर कंबाइंड लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, इन सबको डिटेल में डिस्कस करता हूं। जल्दी से चलें, फिर हम आगे चलेंगे। इसकी नोटिंग करो, फिर एक एग्जांपल करेंगे, फिर देखते हैं आगे। फाइनेंशियल लेवरेज वाला तो कॉपी कर लिया होगा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं फिर। यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल लिखेंगे
लिमिटेड same is 10,000 unit. 10,000 unit at the rate of ₹10. Variable cost ₹6 per unit. Fixed cost ₹20,000. And interest on debenture 8,000. Compute DOL, DFL and DCL if sales quantity increase by 50%. सेल्स क्वांटिटी कितने से बढ़ गई? 50%. इसकी नोटिंग कर लो. नोट होगा एग्जाम्पल की भी नोटिंग कर लो जल्दी से, फिर हम समझते हैं. देखो भैया, क्वेश्चन को समझे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहता है एफटी लिमिटेड 10,000 यूनिट बेचता है अभी एग्जिस्टिंग में. दो सिचुएशन है, एक एग्जिस्टिंग एक प्रपोज्ड. दो सिचुएशन है, एक एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और एक प्रपोज्ड सिचुएशन है. कहता अभी 10,000 यूनिट बेच रहा है, ये है ना 10,000 यूनिट. सेल्स क्वांटिटी 10,000 यूनिट है. अगर इसको 50% से बढ़ा दे तो ये 15,000 यूनिट हो जाएगी. सेल हमें 10 रुपए पर यूनिट दे रखा है, 10 पर यूनिट. ये कितनी आ गई? 1 लाख. और ये कितनी हो गई? 1.5 लाख. यहां हम लिख लेते हैं चेंज. क्वांटिटी में कितना चेंज है? 50% का. सेल पहले 1 लाख थी, अब 1,50,000 हो गई. तो हमारे पास 50,000 का चेंज है, वो बाद में देखते हैं, पहले इसे लिख ले. वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 6 रुपए पर यूनिट, 60,000. और यहां भी 6 रुपए पर यूनिट है, 90,000. मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन आ गया 40,000, कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000. फिक्स कॉस्ट घटा लो. फिक्स तो फिक्स रहेगी, चाहे जितनी मर्जी यूनिट बेचो. 20 यहां भी रहेगी, 20 यहां भी रहेगी. ईबीआईटी बताओ कितना आया? ईबीआईटी यहाँ 20,000 आ गया और यहाँ 40,000 आ गया. ठीक. उसके बाद इंटरेस्ट भी है. इंटरेस्ट कितना है भाई? इंटरेस्ट है 8,000 का डिवेंचर है.
तो ये लो, ये हमारे पास ईबीटी आ गया। ईबीटी कितना आ गया? ये आ गया 12,000 और ये आ गया 32,000। अब प्लीज समझना, सेल मेरे पास 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 हो गई, तो 50,000 से सेल बढ़ी। 50,000 1 लाख का कितने परसेंट है? 50%। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 से बढ़कर 90,000 हो गई, मतलब 30,000 बढ़ गई। तो 30,000 60,000 का कितने परसेंट है? 50% है। कंट्रीब्यूशन 60,000 से बढ़कर कितना हो गया? नहीं, 40,000 से बढ़कर 60,000, 20,000। 20,000 अभी कितना परसेंट है? 20,000 40,000 का 50%। अभी 1 to 1 रिलेशन चल रहा है। यहां तो कोई चेंज नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है। अब यहां पर हमारे पास देखा हमने कि ईबीआईटी हमारी 20,000 है और यहां पर बढ़कर 40 हो गई। तो भाई साहब ये 20 से बढ़कर 40 हो गई, मतलब 20,000 बढ़ी। 20,000 का कितने परसेंट है? 100% है। यहां डैश और यहां पर 12,000 से बढ़कर 32,000 हो गई, 20,000 बढ़ गई। अब 20,000 12,000 का कितने परसेंट है? 20,000 जो है 12,000 का कितने परसेंट है? 167 कर देते, 667 कितने परसेंट आए? तो मैंने तुम्हें आज सिखाया, बताओ क्या क्या। एक तो मैंने सिखाया DOL। DOL क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल, अगर सेल में 50% चेंज करता हूं, ध्यान दो, सेल में 50% चेंज करता हूं तो 50% चेंज इन सेल्स विल प्रोड्यूस 100% चेंज इन ईबीआईटी। तो सेल में 50% चेंज करा तो ईबीआईटी 100% से चेंज हुआ, दैट मीन्स 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? DOL 2 times implies that the 1% change in sale, 1% change in sale, 1% change in sale will produce 2% change in ईबीआईटी। मतलब सेल में 1% चेंज करे तो उसका दुगना 2% चेंज होगा। ठीक, एक तो हमने ये सीखा। दूसरी बात यह है, अगर हमको DOL निकालना, DOL हो गया, DFL निकाल लेते हैं। यहाँ DFL देखो कैसे निकलता था, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। चेक करो, हमारा ईबीटी कितना है? 167% चेंज हुआ। अगर हमने कितने परसेंट चेंज करा इसमें? 100% चेंज करा तो 1.67 टाइम्स हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ DFL 1.67 times implies that the 1% change in EBIT, 1% change in EBIT will produce 1.67% change in
ईबीटी। ठीक, तो ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन थी। हमने डीएफएल 1.67 टाइम्स का मतलब क्या, अगर ईबीआईटी 1% से चेंज करें तो 1.67% से चेंज होगा। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज की बात करते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। भाई सेल में 50% चेंज कर रहे हैं तो ये 167% चेंज हो रहा है, तो ये 167% चेंज हुआ 50% के लिए, तो कितना हो गया देखो एक बार, 3.34 टाइम्स। इसका मतलब भी लिख सकते हो आप, ये लिखना हमारे पास समझने के लिए, ये बाकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। DCL 3.34 times implies that the percentage implies that the 1% change in sale will produce 3.34% change in sale, नहीं EBT। ठीक, तो एक बार इसकी नोटिंग कर लो, फिर मैं एक बार फिर देखता हूँ, ये आपको समझना है बस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बचे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट हो गया हमारा, बस इस पे बेस्ड क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि हम देख लेंगे अगली क्लास के अंदर। आज थोड़ा टाइम कम ना बच जाए। ठीक है भाई, चेक करें। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, बोला था हमें 10,000 यूनिट दे रखी है, 10 रुपए के हिसाब से, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, फिक्स कॉस्ट। तो 10,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 यूनिट 15,000 यूनिट 10 के हिसाब से, 50,000 से बढ़ रही है सेल, तो 50,000 1 लाख का 50% है। 6 रुपए पर यूनिट था, 15,000 से इंटू करा 90,000, 6 को इंटू करा 10,000 से 60,000, 30,000 का चेंज आया, इसका 50%। इन दोनों में चेंज 20,000 का, 20,000 इसका 50% है, नो चेंज। यहाँ 20,000 से बढ़कर 40,000 हो गया, तो 20,000 का कितने परसेंट है, 100%। यहाँ कुछ भी नहीं है। 12,000 से बढ़कर 32,000 हो गया, 20,000 आ गया, 167%। तो DOL होता था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सेल में अगर 50% चेंज करा तो उसका दुगना चेंज हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स।
1% सेल में चेंज होगा तो 2% चेंज किसमें, EBIT, क्योंकि 50 के लिए 100 चेंज है, दैट मीन्स दुगना। DFL परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, 167% है डिवाइडेड बाय 100% है, तो 1.67 टाइम्स आ गया। अगर हमारे पास ये 1.67 टाइम्स है, इसका मतलब है 1% चेंज इन EBIT विल प्रोड्यूस 1.67% चेंज इन EBIT। DCL क्या था, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 50% सेल में चेंज करा, 50% सेल में चेंज करने से कितना चेंज हो गया किसमें, EBIT में, तो 3.34। और 50% ये क्या था, ये DCL था, 50% इसमें चेंज करने से ये 100% हो गया, ये क्या था, DOL था। 50% इसमें 100% चेंज करने से इसमें इतना चेंज हो गया, ये क्या था, DFL था। तो आज इतनी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन इसके बचे हुए हम अगली क्लास में देख लेंगे उनको, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। यह देख लें, आज बताइए आप, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16, 20 भी होमवर्क कर लेना, सिमिलर है। मुझे कराना है 16, 19, 18, 24, 22। चलो अगली क्लास तो मेरे को लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप इतनी कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम देखेंगे। बस इतना आप रिवाइज जरूर कर लेना। आज के लिए इतनी बात करेंगे, ओके बाय।